तो आज हम पढ़ने वाले हैं, अपने टॉपिक हैं, पहला है यूटेराइन टॉर्जन। ठीक है। उसके बाद यूटेराइन इनर्शिया, फिर ममीफिकेशन और मैसीरेशन। ठीक है, इनके बारे में बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले टॉपिक से, यूटेराइन टॉर्जन से। तो देखो, यूटेराइन टॉर्जन कहते किसे हैं, क्या होता है, ठीक है, किस तरह से ये कंडीशन उत्पन्न होती है। तो सबसे पहले यूटेराइन टॉर्जन, यूटेराइन शब्द आ रहा है, इसका मतलब जो ये घटना घटित हो रही है वो किसमें होगी, यूट्रस से संबंधित रहेगी। ठीक। दूसरा है टॉर्जन, टॉर्जन का मतलब होता है घुमाव। ठीक। तो गर्भाशय का अपनी अक्ष पर, ठीक है, कौन सी, लंबवत अक्ष पर घूम जाना क्या कहलाता है, टॉर्जन कहलाता है। ठीक है। और यहां पर जो मेन चीज है, किस में हो रहा है, ये गर्भित हॉर्न में, यानी प्रेगनेंसी के दौरान, जब गर्भाशय के अंदर क्या रहता है, बच्चा रहता है, उस समय गर्भाशय का अपनी अक्ष पर, और वो भी कौन सी, लंबवत अक्ष पर घूम जाना क्या कहलाता है, टॉर्जन कहलाता है, यूटेराइन टॉर्जन कहलाता है। ठीक। अब इसके कारण की बात करें तो सामान्यतः इसके कारण कुछ भी हो सकता है, यानी गर्भाशय का अपनी अक्ष पर जो घूम रहा है बच्चा, उसके कारण मुख्यतः कौन कौन से निकल करके आते हैं। पहला है कि पहाड़ी क्षेत्र, जो जानवर पहाड़ी क्षेत्रों में अधिक रहते हैं, ठीक है, वहां पर चरते समय वो चिढ़ते हैं, और विशेषकर उतरते समय। ठीक है। तो पहाड़ी क्षेत्रों पर जो रहने वाले जानवर हैं, क्योंकि पहाड़ से एकदम नीचे की तरफ आते हैं, उस वजह से टॉर्जन होने की संभावना ज्यादा होती है, यानी जो गर्भाशय है उसके घूमने की संभावना ज्यादा रहती है। दूसरा है पोषण की कमी, पोषण में विशेष करके कैल्शियम और फास्फोरस। ठीक है। इनकी वजह से जो मांसपेशियां हैं, ठीक है, उनमें तनाव, जो लिगामेंट हैं उनमें जो तनाव है या मजबूती है वो कम हो जाती है, और जिसकी वजह से जो गर्भाशय है, मांसपेशी और लिगामेंट के घूम जाने की वजह से, उनके कमजोर होने की वजह से, अपनी स्थिति से उसके घूमने में ये रोल अदा करते हैं, कौन, पोषक तत्वों की कमी। अब जानवर अचानक गिर गया, या गड्ढे में गिर गया, या लूटपुट हो गया, गिर गया, लुढ़क गया, उसकी वजह से भी जो टॉर्जन है वो हो जाता है। और अगला है ब्रॉड लिगामेंट, ठीक है, जो गर्भाशय को जोड़ने का काम करता है। तो जो गर्भाशय को जो लिगामेंट जोड़ करके रखता है उसको क्या बोलते हैं, हम ब्रॉड लिगामेंट कहते हैं। यदि वो कमजोर हो गया, ठीक है, तो कमजोर होने पर क्या होगा कि गर्भाशय अपनी अक्ष पर घूम जाता है। तो विशेषकर जो कारण है क्या हो सकते हैं, कि पहाड़ी क्षेत्रों पर जानवर का रहना। दूसरा, ये जो जानवर होते हैं जैसे गाय है, भैंस है, उनके जमीन पर लेटने की प्रवृत्ति ज्यादा होती है। ठीक है। तो जमीन पर लोटपोट जब ये ज्यादा होते हैं, तो उस समय जो टॉर्जन है उसकी संभावना बढ़ जाती है। या जैसे पोखर वगैरह, या जो पानी के जो तालाब होते हैं, उनमें जब ये पानी वगैरह पीने के लिए जाते हैं, तो उस समय लोटपोट होने की वजह से जानवरों में टॉर्जन की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है। तो ये एक जनरल कारण है, ठीक, कि भाई जो जानवर है उनमें गर्भाशय का अपनी अक्ष पर घूम जाना क्या कहलाता है, टॉर्जन। ठीक। तो विशेषकर हमारी समझ में इतना आ गया कि टॉर्जन किसे कह रहे हैं हम, चाहे कारण में से कोई भी रहा हो, जो गर्भाशय है उसका अपनी अक्ष पर घूम जाना, और अक्ष कौन सी है, लंबवत। ठीक है। मान लो ये गर्भाशय है, ठीक है, अब इसकी ये लंबवत अक्ष हो गई। अब इस पर ये घूम सकता है, ठीक है, चाहे लेफ्ट साइड में घूमे चाहे राइट साइड में घूमे। उससे क्या होगा, इसका मुख क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो इस गर्भाशय का अपनी अक्ष पर, लंबवत अक्ष पर घूम जाना ही क्या कहला रहा है, टॉर्जन कहला रहा है। ठीक है। अब लक्षण क्या होंगे, कि भाई कैसे पहचानेंगे कि भाई जो टॉर्जन गर्भाशय के अंदर हो गया है, गर्भाशय अपनी अक्ष पर घूम गया है। तो उसकी पहचान का लक्षण ये रहेगा कि भाई जानवर है, उसकी प्रेगनेंसी कंप्लीट हो गई है, गर्भकाल उसका पूरा हो गया है, लेकिन फिर भी यानी फीटल फ्लूइड भी आ गया है, लेकिन बच्चा बाहर नहीं आ पा रहा है। इससे हमें पता लगेगा क्या रुकावट है, इसकी वजह से बच्चा बाहर नहीं आ पा रहा है। ठीक है। दर्द हो रहे हैं लगातार, लेकिन फीटस बाहर नहीं आ रहा है। तो जब हम हाथ दे करके देखते हैं, क्योंकि लास्ट स्टेज में, जो प्रेगनेंसी के लास्ट स्टेज में क्या है, कि बच्चे देने का जो मुंह है, सर्विक्स की जो मुंह है वो खुल जाता है।
तो जब हम हाथ दे करके देखेंगे, चाहे हम सर्विक्स के रास्ते से दें, चाहे हम रेक्टल पल्पेशन के द्वारा उसको महसूस करें, तो जो बच्चादानी है उसका मुख हमें इतना हाथ अंदर जाएगा ही नहीं, ज्यादा अंदर नहीं जाएगा। तो जिस तरफ घुमाव होगा, बंद होगा, उसी तरह से अपना हाथ भी घूमता हुआ जाएगा, बच्चे तक पूरी तरह से अपना हाथ नहीं पहुंचेगा। और वो डिपेंड करेगा कि जो घुमाव है वो कितना है। ठीक है, यदि छोटा मोटा घुमाव है, ठीक है, यानी 1/4 या 90 डिग्री तक का उसके अंदर घुमाव है, तो हमारा हाथ फिर भी पहुंच जाएगा। लेकिन 180 या 180 से ज्यादा का घुमाव है, तो अपना हाथ जो गर्भाशय में हम जब देते हैं सर्विक्स के रास्ते से, तो वो वहां भ्रूण तक नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, तो हाथ देकर हम जब देखते हैं तो हमें पता चलता है कि गर्भाशय अपनी अक्ष पर घूम चुका है। जबकि लक्षण शुरुआत में हमें क्या किससे पता लगाते हैं कि भाई जानवर को दर्द तो हो रहे हैं, लेकिन फीटस फिर भी बाहर नहीं आ रहा है। तो किस वजह से नहीं आ रहा है भाई, डिस्टोकिया है या कोई और कारण है। तो तब जब हमें पता चलता है कि बच्चादानी का जो मुंह है वो बंद है और गर्भाशय अपनी अक्ष पर घूम चुका है, तो उससे हम ये कन्फर्म करते हैं कि भाई टॉर्जन हो चुका है। अब बात करते हैं कि जो टॉर्जन है इसके प्रकार कौन कौन से हो। इसके जो प्रकार हैं उनको 3 भागों में बांटा गया। पहला है घुमाव की दिशा के आधार पर, दूसरा है स्थान के आधार पर कि टॉर्जन कौन सी जगह पर हुआ है, और तीसरा है डिग्री के आधार पर कि जो गर्भाशय है कितना घुमा है। ठीक है, तो घुमाव की दिशा के आधार पर बात करें तो यहाँ पर जो टॉर्जन है इसके 2 प्रकार होते हैं। एक होता है क्लॉकवाइज और दूसरा होता है एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज किसे कहेंगे? घड़ी की सुई की दिशा में, घड़ी की सुई की दिशा में, जिधर घड़ी की सुइयां घूमती हैं उधर की दिशा में यदि घुमाव है गर्भाशय में, तो उसे हम क्या कहेंगे? क्लॉकवाइज। और दूसरा, घड़ी की सुई के विपरीत। ठीक है, तो यदि घड़ी के घूमने की सुई की विपरीत दिशा में यदि गर्भाशय घूमा है अपनी अक्ष पर, लंबवत अक्ष पर, तो हम उसे क्या कहेंगे? एंटी क्लॉकवाइज टॉर्जन कहेंगे। ठीक है, उसको क्या कह देंगे हम? एंटी क्लॉकवाइज टॉर्जन। और क्लॉकवाइज टॉर्जन किसे कहेंगे? जब गर्भाशय घड़ी की सुई की दिशा में घुमा हुआ है। ठीक है, तो ये तो हो गया घुमाव की दिशा के आधार पर। तो टॉर्जन का पहला प्रकार हो गया घुमाव की दिशा के आधार पर कि जो गर्भाशय है वो किधर की तरफ घूमा है। यानी हमने हाथ दे करके देखा, यदि हमारा हाथ किस तरफ घूम रहा है? राइट साइड में घूम रहा है। ठीक है, यानी घड़ी की सुई की तरह घूम रहा है, तो कौन सा टॉर्जन हो गया? क्लॉकवाइज टॉर्जन हो गया। और यदि हमारा हाथ लेफ्ट साइड में घूम रहा है, ठीक है, जब हम बच्चेदानी मुंह दे रहे हैं तो बच्चादानी घूम गई है, सर्विक्स क्या हो गई है? अपनी अक्ष पर जो गर्भाशय है वो अंदर की तरफ से घूम गया है, तो हमारा हाथ उसी हिसाब से अंदर एंटर करता है, घूमते हुए एंटर करता है। तो यदि अपना हाथ एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो हम उसे बोल देंगे एंटी क्लॉकवाइज टॉर्जन। ठीक है, नेक्स्ट है दूसरा प्रकार आता है स्थान के आधार। ठीक है, तो स्थान के आधार पर जो टॉर्जन है उसको भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला है सर्विक्स से पहले, सर्विक्स से पहले, फोन आ रहा है उनको। और दूसरा है सर्विक्स के बाद, दूसरा है सर्विक्स के बाद। यानी इसका अर्थ क्या हुआ कि जो गर्भाशय है उसमें जो घुमाव हो रहा है, ठीक है, जो गर्भाशय अपनी अक्ष पर घूम रहा है, तो वह कौन सी जगह से घूम रहा है? जैसे हम बात करें
कि ये हो गई सर्विक्स। इसके बाद वेजाइना हो गई इसमें, ठीक है। और ये यहाँ पर क्या होते हैं, वल्वर लिप्स होते हैं, ठीक है। और यहाँ से क्या चलता है, फिर ये गर्भाशयी हॉर्न चलते हैं, ठीक है। इस तरह से होते हैं। अब इनमें से कोई एक हॉर्न बड़ा होगा, जिसमें क्या रहेगी, प्रेगनेंसी रहेगी। और दूसरा हॉर्न कैसा रहता है, छोटा रहता है। तो मान लो ये हॉर्न तो यहीं कहीं छोटा रहेगा, और जिस हॉर्न में प्रेगनेंसी है वो क्या हो गया, बड़ा है, ठीक है। तो इस हॉर्न में क्या है कि ये फीटस है, बच्चा है। तो अब ये जो गर्भाशय है अपनी इस लंबवत अक्ष पर, ठीक है, इस पर घूमेगा। तो ये कहाँ से घूम रहा है, स्थान के आधार पर बात करें तो ये गर्भाशय अगर मान लो इस जगह से घूमता है, सर्विक्स से पहले, ठीक है, ये स्थान क्या हो गया, सर्विक्स से पहले वाला हो गया। और दूसरा है कि यहां से घूमता है इस जगह पर से, यानी सर्विक्स भी उसमें घूमी हुई है, तो ये हो जाएगा सर्विक्स के बाद वाला स्थान, ठीक है। तो ये दो स्थान होते हैं कि जो गर्भाशय है वो किस स्थान से अपनी अक्ष पर घूम रहा है। तो यहाँ पर तो केवल गर्भाशय गर्भाशय शामिल होता है घूमने में, सर्विक्स शामिल नहीं होती। लेकिन यहाँ पर सर्विक्स शामिल हो जाती है किसमें, टॉर्जन के अंदर, ठीक है। तो ये अंतर होता है सर्विक्स से पहले और सर्विक्स के बाद वाले टॉर्जन में। तो सर्विक्स से पहले वाले में क्या होगा कि गर्भाशय गर्भाशय अपनी अक्ष पर, और कौन सी, लंबवत, अपनी लंबवत अक्ष पर सर्विक्स से पहले ही घूम जाता है, ठीक है। और सर्विक्स के बाद वाले में, इस प्रकार के टॉर्जन में या इसमें गर्भाशय व सर्विक्स दोनों शामिल होती हैं, किसमें, टॉर्जन के अंदर दोनों शामिल होती हैं। तो ये तो हो गई टॉर्जन के प्रकार की बात, कौन से किसके आधार पर, स्थान के आधार पर, यानी सर्विक्स से पहले घूम रहा है या सर्विक्स के बाद, ठीक है। सर्विक्स से पहले घूम रहा है तो केवल गर्भाशय घूमेगा, सर्विक्स ओपन रहेगी उस जगह तक जहां शुरुआती वाले स्थान पर, इंटरनल ओस पर, ठीक है। और सर्विक्स के बाद घूम रहा है तो सर्विक्स भी इसमें क्या हो जाएगी, शामिल हो जाएगी, किसमें, घुमाव में, टॉर्जन में शामिल हो जाएगी, ठीक है। अब अगला है डिग्री के आधार पर कि जो टॉर्जन हुआ है वो कितना हो रहा है। तो डिग्री के आधार पर जो टॉर्जन है उसको चार भागों में बांटा गया है, जिसमें आता है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4th डिग्री। ये क्या है, टॉर्जन के प्रकार होते। तो 1 डिग्री टॉर्जन किसे कहते हैं, जब गर्भाशय का घुमाव 90 डिग्री के एंगल तक होता है, ठीक है। कितने एंगल तक हो रहा है, 90 डिग्री के कोण तक। और जब गर्भाशय 180 डिग्री के एंगल तक घूम जाता है, यानी आधा घूम जाता है अपनी अक्ष पर, उसे क्या कहते हैं हम, 2 डिग्री टॉर्जन कहते हैं। तीसरा है 3 डिग्री टॉर्जन। इसमें जो गर्भाशय है वो कितना घूमता है, 270 डिग्री के एंगल तक घूम जाता है। और लास्ट एंड फोर्थ यानी 4 डिग्री टॉर्जन, इसमें जो गर्भाशय है उन्हें हिली जैसी अवस्था में आ जाता है, लेकिन पूरा का पूरा एक घुमाव लगाने के, ठीक है। तो इसमें जो गर्भाशय है अपनी अक्ष पर पूरा एक चक्कर लगा देता है, ठीक है। और एक पूरा घुमाव हो जाता है उसका, बड़ी चीज होती घर तो बता देती को क्या घर आ गई है। ठीक। वो तो बड़ी चीज तो मेरे को टॉर्जन के करनी है। प्रकार हैं,
ये अपने अपने माइक बंद कर लीजिए आप, है ना। स्पीकर बंद करो भाई साहब अपने अपने। ये क्योंकि आवाज आती है फिर सभी डिस्टर्ब होते हैं। सर थोड़ा ना क्या डार्क लिखो साहब। ओके। देखने में परेशानी आ रही है। हाँ जी, नहीं थोड़ा कम दिखे, आंखन पे ज्यादा जोर पड़े साहब। अब लखनऊ है कहीं। ना ना, कुछ नहीं लिखना है आपको। देखिए, तो डिग्री के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं टॉर्जन? 4 प्रकार के होते हैं। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री। 1 डिग्री में जो गर्भाशय घूमेगा वो कितने डिग्री के एंगल तक घूमेगा? 90 डिग्री के एंगल तक घूमेगा। 2 डिग्री में 180 डिग्री एंगल तक घूमेगा। 3 डिग्री में जो गर्भाशय घूमेगा अपनी अक्ष पर वो 270 डिग्री तक घूमेगा। और 4th डिग्री में जो गर्भाशय घूमेगा वो कितना घूमेगा? 360 डिग्री तक घूमेगा। कैसे, थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, पहले तो डिग्री की बात करें तो इस तरह से एक घेरा है, इसको यदि हमने 4 भागों में बांट देते हैं तो ये जो एंगल है यहां से लेकर के यहां तक का एक भाग कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। और ये इधर का भी कितना है? 90 डिग्री का। और ये भी कितना है? 90 डिग्री का भाग है। और ये भी कितना है? 90 डिग्री। तो ये 4 भाग होते हैं बराबर बराबर 90 डिग्री के। यदि गर्भाशय यहां से लेकर के इतना घूमता है, 1/4 वाला भाग घूमता है तो 90 डिग्री। और यहां से लेकर के यहां तक घूमा तो 90 और 90 180 डिग्री हो गया। और यदि यहां से लेकर के यहां तक इतना घूमता है, यहाँ इस वाले भाग तक ही, ठीक है, यहां तक घूमता है तो ये कितना हो जाएगा? 270 डिग्री हो जाएगा। अब देखो कि मान लो ये गर्भाशय है और हम लेके चलते हैं जैसे इस तरह से। ठीक है, ये इस तरह से जुड़ा हुआ है साइड से। अब गर्भाशय यहां से लेकर के यहां तक घूमता है तो इसकी पोजीशन बन गई मान लो इस तरह से कि ये जो लिगामेंट यहाँ जुड़ा हुआ था 90 डिग्री तक घूमेगा तो कहाँ पहुंच गया? ये यहाँ पर पहुंच गया। और ये कहाँ पर आ जाएगा? ये आ जाएगा यहाँ पर। इस तरह की कंडीशन बन। तो ये जो गर्भाशय है ये अपनी अक्ष पर घूमा तो यहाँ वाला भाग कहाँ तक पहुंच गया? यहाँ तक। और ये वाला भाग कहाँ गया? यहाँ तक। तो ये कितना घूमा? 90 डिग्री पर घूमा। अब यही वाला भाग घूम करके, ठीक है, यहां से कहां पर आ गया? यहाँ पर आ गया इस जगह पर। और इधर का जो भाग था घूम करके कहां तक आ गया? यहाँ तक आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ ये गर्भाशय कितना घूम गया अपनी अक्ष पर? 180 डिग्री तक घूम गया। इसी तरह से ये भाग घूम करके, ठीक है, और यहां से यहां तक आ जाता है तो 270 डिग्री हो जाएगा। इस तरह से देखो, यहाँ वाला भाग यहां तक आ गया और इधर का जो भाग है वो यहां से कहाँ चला जाएगा? यहां तक चला जाएगा। तो ये कितना हो गया? 270 डिग्री का रोटेशन हो गया। ठीक है। और जब पूरा एक चक्कर लग जाएगा यानी घूम घाम करके इसके ऊपर पूरा लपेटा लग जाएगा तो वो कितना हो जाएगा? 360 डिग्री का रोटेशन हो जाएगा। तो इस घुमाव के आधार पर, रोटेशन के आधार पर, डिग्री के आधार पर जो टॉर्जन के प्रकार होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री। तो यहाँ पर मेन समझने वाली बात यही है कि 1 डिग्री में जो घुमाव होता है वो कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। 2 डिग्री प्रकार के टॉर्जन में जो घुमाव है वो कितना होता है? 180 डिग्री का होता है। 3 डिग्री प्रकार के टॉर्जन में जो गर्भाशय घूमता है वो कितनी डिग्री तक घूमता है? 270 डिग्री तक घूमता है। और 4th डिग्री प्रकार के जो रोटे टॉर्जन है उसमें गर्भाशय एक पूरा चक्कर राउंड घूम करके पुनः पहले जैसी स्थिति में आ जाता है, लेकिन टॉर्जन रहता है, कंप्लीट टॉर्जन हो जाता है। ठीक है। तो ये तो हो गई टॉर्जन के प्रकार की बात।
घुमाव की दिशा के आधार पर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की सुई की दिशा में यदि गर्भाशय घूम रहा है तो क्लॉकवाइज हो गया, और यदि घड़ी की विपरीत दिशा में घूम रहा है अपनी अक्ष पर तो वो हो गया एंटी क्लॉकवाइज प्रकार का टॉर्जन। स्थान के आधार पर बात करें तो सर्विक्स से पहले घुमाव उपस्थित है, ठीक है, तो वो हो गया सर्विक्स से पहले वाला, और यदि सर्विक्स के बाद है तो वो सर्विक्स के बाद वाला घुमाव हो गया। यानी स्थान कौन सा है घूमने का टॉर्जन का, जहां से गर्भाशय घूमा है। डिग्री के आधार पर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड 4 डिग्री, ठीक है। तो टॉर्जन की परिभाषा हो गई और टॉर्जन के प्रकार और कारण एंड लक्षण, ठीक। अब देखिए, अब हमें टॉर्जन का पता चल गया, अब इसके उपचार की बात करें तो उपचार क्या है इसके। इसके उपचार में सबसे पहले है, क्योंकि गर्भाशय घुमा है तो हमें गर्भाशय को क्या करना है, वापस से घुमाना है। तो उपचार में पहला है माँ को पलटा देकर, ठीक है। कि जो माँ है, हम पहले सबसे पहले क्या करते हैं कि जो घुमाव है उसकी दिशा का पता लगाते हैं, ठीक। और उसके बाद जिस दिशा में घुमाव हुआ है उस दिशा में उस मादा को, उस फीमेल को लिटाते हैं, और फिर उसी से साइड में क्या करते हैं, उसमें पलटा देते हैं। तो ये तो होता है माँ को पलटा देकर, अभी थोड़ा सा बात करेंगे एक बार डिटेल में। और दूसरा है, यदि कम प्रकार का टॉर्जन है, यानी 90 डिग्री तक का टॉर्जन है, तो हम हाथ दे करके ही फीटस को, उस गर्भाशय को घुमाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यदि टॉर्जन की डिग्री क्या है, कम है, थोड़ा बहुत ही है, तो हम अंदर की अंदर क्या करते हैं, फीटस को घुमा करके ही जो गर्भाशय है उसको घुमाने की कोशिश करते हैं, ठीक। सीजेरियन द्वारा, वही लेप्रोटोमी या सी सेक्शन के द्वारा हम फीटस को निकाल सकते हैं। और अगला है सेफर्ड मेथड। तो ये जो दोनों मेथड हैं ये एक दूसरे से रिलेटेड हैं, पर ये क्या है, रूपांतरित मेथड है, पलटा देने वाला। होता क्या है, देखिए कैसे करते हैं इसे। ये वाली सामान्यतः जो गर्भाशय है, ठीक है, ब्रॉड लिगामेंट के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है। किसके द्वारा जुड़ा हुआ है, ब्रॉड लिगामेंट के द्वारा। तब ये घूमेगा, गर्भाशय अपनी अक्ष पर घूमेगा, जैसे ये है, ये नॉर्मल स्थिति हो गई। तो ये जो लिगामेंट है ये इधर की तरफ था, नॉर्मल यहाँ पर था, और कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया। इसका मतलब ये है कि जो गर्भाशय है वो किधर की तरफ घूम गया, राइट साइड की तरफ घूम गया। इसी तरह से यहाँ पर किधर की तरफ घूम गया है, ये लेफ्ट साइड में घूम गया है, यानी एंटी क्लॉकवाइज घूम गया है। तो यहाँ पर तो कैसे घूमा है, ये जो रोटेशन है कौन से प्रकार का है, क्लॉकवाइज है। और ये कौन सा है, एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो गर्भाशय का घुमाव, यानी इसमें दिखाई दे रहा है कि जो यहाँ से नॉर्मल स्थिति क्या है, ये है। तो जब गर्भाशय राइट साइड में घुमा है, घड़ी की सुई की दिशा में घुमा है, तो ये क्लॉकवाइज प्रकार का हो गया, क्योंकि यहाँ से इस स्थिति से गर्भाशय घूम करके यहाँ आ गया, तो इसके साथ साथ ये ब्रॉड लिगामेंट भी घूम करके कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। और इधर की साइड का ब्रॉड लिगामेंट कहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होता है, ये टॉर्जन होता है। अब इसको सही करने की जो तरीके हैं, हम पहली बात कर रहे थे माँ को पलटा देकर। तो माँ को पलटा देने करके क्या करते हैं हम, कि सबसे पहले जो फीमेल है उसको किधर की तरफ लिटाते हैं, जिधर की तरफ का टॉर्जन है। मान लो ये टॉर्जन कैसा है, क्योंकि यहां से घूम करके ये पहुंचा, ये वाला भाग यहां तक पहुंचा है, और दूसरा वाला भाग कहां पहुंच गया, यहां से यहां पहुंच गया, ठीक है। तो इसको समझने की कोशिश करना थोड़ा सा। तो अपना जो टॉर्जन है किधर की दिशा का है, राइट साइड का है। तो हमने बात की थी कि जो फीमेल को या जो गर्भित मादा है उसको हम किधर की दिशा में लिटाते हैं, जिधर की दिशा में हमारा टॉर्जन हुआ है। तो हमने फीमेल को किधर की साइड से लिटाया है, राइट साइड से लिटा दिया है, क्योंकि टॉर्जन हमने हाथ दे करके देखा तो ये कहाँ का महसूस हुआ, राइट साइड का, जैसा कि हमें यहाँ पर दिख भी रहा है, ठीक। तो ये कैसा हो गया, क्लॉकवाइज प्रकार का टॉर्जन हो गया, यानी राइट साइड में हुआ है, और हमने राइट साइड से हमने फीमेल को लिटा दिया, ठीक। अब पलटा देते हैं।
पलटा किधर की दिशा में देंगे हम, विधर की दिशा का टॉर्जन है, यानी राइट साइड का टॉर्जन है, तो राइट साइड में ही हम क्या देते हैं, पलटा देते हैं। ठीक है, झटके के साथ देते हैं। तो उससे क्या होगा, ये फीटस तो अपनी जगह पर रहेगा, गर्भाशय तो अपनी जगह पर रहेगा। ठीक है, और यहां से ये घूम करके कहाँ आ जाएंगे, इधर की तरफ आ जाएंगे। उससे फिर लास्ट में क्या होगा कि जब माँ घूम करके इधर की तरफ आ गई, तो ये वाला भाग, यानी जो ग्रीन वाला भाग है, वो तो पहुंच गया यहां पर, और ये पिंक वाला कहाँ गया, यहाँ। क्योंकि फीटस को क्या रखते हैं हम, एक साथ झटके के साथ देते हैं, तो गर्भाशय तो वजन की वजह से अपनी जगह पर फिक्स रहता है, लेकिन माँ का शरीर घूम जाता है, जिसकी वजह से जो टॉर्जन है, जो उसमें घुमाव है, वो बंद खुल जाता है। ठीक है, ये तो होता है सिंपल माँ को घुमा करके। लेकिन दूसरा है सेफर्स मेथड। ठीक है, सेफर्स मेथड क्या है, एक तरह का अल्टरनेट मेथड है, माँ को पलटा दे करके जो ठीक करते हैं उसके द्वारा। इसमें क्या करते हैं हम, देखो, यानी ये तो वैसे कैसे है, माँ को पलटा देने के समान ही है, माँ को पलटा देने के समान है। ठीक है, लेकिन करते क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसमें गाय के या पशु के फ्लैंक पर एक 11 से 12 फीट का, 12 फीट लंबा, 9 इंच चौड़ा, और लगभग 2 से 3 इंच मोटा लकड़ी का पट्टा लेते हैं। माँ को पलटा दे करके जो हम ठीक कर रहे थे टॉर्जन को, वहां पर हम लकड़ी का पट्टा यूज नहीं करते हैं, लेकिन जो सेफर्स मेथड है, उसमें हम क्या करते हैं, जो गाय भैंस है उसको तो लिटा भी रहे हैं, उसको हम पलटा भी दे रहे हैं, लेकिन वहां पर एक लकड़ी के पट्टे का यूज किया जाता है, जिसकी लंबाई कितनी होती है, लगभग 11 से 12 फीट लंबा होना चाहिए, 9 इंच चौड़ा होना चाहिए, और लगभग 2 से 3 इंच मोटा होना चाहिए। ठीक है, उसको क्या करते हैं, उसके जो गाय भैंस है उसके फ्लैंक रीजन में, जैसे जो पसलियों से पीछे का भाग होता है, ठीक है, जहां पर रूमन होता है, गर्भाशय होता है, उस भाग पर हम क्या करते हैं, इस तरह से इंक्लाइंड पोजीशन में, यानी फर्श की जिस तरह से फर्श होती है ना, उस तरह की पोजीशन में इसको लगा दिया जाता है, जिस तरह से यहाँ पर ये डाला हुआ है। तो ये क्या है, पट्टा हो गया, इसके पेट वाले भाग पर हमने इसको लगा दिया। फिर इधर की तरफ से हाथों की सहायता से 1-2 आदमी इस पर वजन रखते हैं, और यहाँ पर 1 से 2 आदमियों को हम क्या कर देते हैं, खड़ा कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से हम 1-2 आदमी क्या कर देंगे, यहाँ पर खड़े कर देते हैं, जिससे क्या रहेगा, उधर की तरफ, इधर की तरफ वजन हो गया और यहाँ भी वजन हो गया। और उसके बाद इस टेक को तो हम दबा करके रखते हैं, और फिर इस गाय के पैरों को उठा करके पलटा देते हैं। ठीक है, तो ये होता है सेफर्स मेथड। इसका कारण क्या है कि जो भ्रूण है, सॉरी, जो गर्भाशय है वो अपनी पोजीशन में रहे, वो घूमे नहीं। ठीक है, घूमेगा नहीं, गाय का शरीर तो घूम जाएगा, लेकिन गर्भाशय अपनी पोजीशन में रहेगा, तो एक पूर्ण पलटा घूम करके ये इधर आ जाएगा, और जिसकी वजह से ये लिगामेंट वगैरह इसके जो है, ब्रॉड लिगामेंट है, ये वापस अपनी गीली वाली अवस्था में आ जाएंगे, यानी पुरानी वाली अवस्था में आ जाएंगे। जो घुमाव लग रहा था वो घुमाव क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए यहां पर हम पट्टे का यूज करते हैं, कौन से मेथड में, जो अल्टरनेट मेथड है किसका, माँ को पलटा देने वाला, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेफर्स मेथड। ठीक है, अब यहां पर जो आपको चीज याद रखनी है मेन, कि जो गाय है उसको किस दिशा में लिटाते हैं, ठीक है, और किस दिशा में पलटा दिया जाता है। ठीक है, तो देखो,
दाईं ओर का, दाईं यानी दाईं ओर यानी राइट साइड का, राइट साइड का टॉर्जन होने पर, टॉर्जन होने पर पशु को राइट साइड से लिटाते हैं, वह राइट साइड यानी दाईं ओर ही पलटा देते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। यदि मान लो टॉर्जन कौन सी ओर का है, लेफ्ट साइड का है, तो पशु को लेफ्ट साइड की ओर लेटाएंगे और लेफ्ट साइड की ओर ही उसको झटके के साथ क्या देंगे, हम पलटा देंगे। तो ये तरीका होता है टॉर्जन को ठीक करने का। ठीक है, तो माँ को पलटा दे करके कर सकते हैं, और उसी का अल्टरनेट रूप क्या है, सेफर्स मेथड है, जिसमें हम क्या यूज करते हैं, एक लकड़ी का पट्टा यूज करते हैं जिसकी लंबाई 11 से फीट होनी चाहिए और चौड़ाई कम से कम 9 इंच होनी चाहिए और मोटाई 2 से 3 इंच होनी चाहिए। क्यों, जिससे कि उस पर वजन रखें तो वो टूटे नहीं, इसलिए उसकी मोटाई 2 इंच 3 इंच या होनी चाहिए। ठीक है, सीजेरियन द्वारा और फीटस को घुमा करके भी जो टॉर्जन है उसको ठीक किया जा सकता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई अपनी किसके बारे में, टॉर्जन के। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या कर रहे हैं हम, कि हमने देखा कि ये राइट साइड का टॉर्जन है, तो राइट साइड से लिटाया जानवर को, दोनों डायग्राम एक ही हैं ये, है ना? और उसके बाद पट्टे का यूज कर रहे हैं हम यहाँ पर, जिससे कि जो गर्भाशय है वो घूमे नहीं, और फिर राइट साइड में ही हम उसको क्या कर रहे हैं, घुमा रहे हैं, पलटा दे रहे हैं। ठीक, जिससे कि टॉर्जन ठीक हो जाता है, उसका जो बंद है, जो ब्लॉकेज है, ठीक है, वो खुल जाता है और आसानी से प्रसव हो जाता है। ठीक, तो ये तो बात हो गई अपनी किसके बारे में, टॉर्जन के बारे में। तो अब टॉर्जन के बाद अपना दूसरा टॉपिक आता है यूटेराइन इनर्शिया। तो यूटेराइन इनर्शिया किसे कहते हैं, सामान्यतः जो यूटेराइन इनर्शिया का मतलब है कि जो गर्भाशय की जो पेशी हैं उनमें एटोनी का आ जाना। एटोनी का मतलब है जो उनकी कार्यशीलता है, क्रियाशीलता है, उसका समाप्त हो जाना, कम हो जाना। ठीक, तो गर्भाशय की जो पेशी हैं प्रसव के समय क्या करती हैं कि बार बार कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। ठीक है, एक बार कॉन्ट्रैक्ट कर दी, रिलैक्स करेंगी, फिर उसके बाद दोबारा से तेजी से कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। मतलब एक निश्चित समय अंतराल पर क्या चलते हैं, गर्भाशयी पेशियों की संकुचनों की वजह से दर्द चलते हैं। ठीक है, जैसे कहते हैं ना दर्द चल रहे हैं, दर्दों के एक रिदम होता है, एक बार दर्द उठे, उसके बाद थोड़ी देर के लिए रिलैक्सेशन आ जाएगा, आराम आ जाएगा, फिर एक साथ तेजी से दर्द उठते हैं। उन सबका कारण होता है गर्भाशय की पेशियों का संकुचन। ठीक है, अब ये किस में मदद करते हैं, प्रसव क्रिया में मदद करते हैं गर्भाशयी पेशियों का संकुचन। लेकिन इन्हीं कारणों से, कारणों की बात अलग है, लेकिन जो गर्भाशय की पेशी हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शन का ना होना या उनके कॉन्ट्रैक्शन का या संकुचनों का कम होना ही क्या कहलाता है, यूटेराइन इनर्शिया कहलाता है। ठीक है, देखिए, प्रसव के समय गर्भाशयी संकुचनों का कम होना या बिल्कुल ना होना क्या कहलाता है, यूटेराइन इनर्शिया कहलाता है। ठीक है, तो गर्भाशयी जो पेशी हैं उनमें संकुचन नहीं हो रहे, तो यदि उनमें संकुचन नहीं होंगे तो जो भ्रूण है उसको, जो फीटस है उसको बाहर निकालना है, वो बाहर नहीं निकल पाएगा, उसमें धक्का नहीं लग पाएगा, फोर्स नहीं लग पाएगा अंदर से, तो क्या होगा, बच्चा बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तो जो क्या किसका कारण बनेगा, डिस्टोकिया का कारण बनता है। यूटेराइन एटोनी यानी उसकी क्रियाशीलता का कम होना, उसकी कार्य क्षमता का कम होना, जो मांसपेशियों की कॉन्ट्रैक्शन की क्षमता है उसका कम हो जाना या बिल्कुल ना होना क्या कहलाता है, एटोनी प्रॉब्लम। ठीक, ये तो हो गया यूटेराइन इनर्शिया। यूटेराइन इनर्शिया यानी जो गर्भाशय की पेशी हैं उनकी क्रियाशीलता या कार्य क्षमता का बिल्कुल ना होना, संकुचनों का ना होना। ठीक, अब इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं, कि भाई गर्भाशय की जो पेशी हैं
वो संकुचन नहीं कर रही हैं, उसका कारण क्या है? पहला तो होगा कि गर्भाशय की पेशियों में किसी कारण से क्या हो गया है, खिंचाव हो गया। खिंचाव होने की वजह से वो कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर पा रही हैं। दूसरा है, क्योंकि मांसपेशियों के लिए जो कैल्शियम और फास्फोरस है, उसका एक निश्चित अनुपात होना बहुत जरूरी है। ठीक है, यदि हम खुराक में या पोषण में, उनके खान पान में कैल्शियम और फास्फोरस नहीं दे रहे हैं, इनकी कमी हो गई, या अगर है भी तो इनका जो एक निश्चित अनुपात है वो नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा, यूटेराइन इनर्शिया हो जाएगा, मांसपेशियों की क्रियाशीलता कम हो जाएगी। नेक्स्ट है एस्ट्रोजन हार्मोन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का असंतुलित होना। हमें ये पता है कि जब प्रसव के समय हम बात कर रहे थे, तो एस्ट्रोजन हार्मोन, ठीक है, और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन दोनों ही गर्भाशयी पेशियों के संकुचन में क्या करते हैं, मदद करते हैं, या गर्भाशयी पेशियों में संकुचन को करवाते हैं। यदि इनकी भी मात्रा सही ढंग से वहां पर सीक्रेट नहीं हो रही है, स्रावित नहीं हो रही है, तो फिर उसकी वजह से भी गर्भाशयी पेशियों में संकुचन नहीं होगा। तो ये कारण होते हैं किसके, गर्भाशयी पेशियों में संकुचन ना होने के या यूटेराइन इनर्शिया के। एक कारण ये भी होता है कि जो गर्भाशयी पेशी हैं वो लगातार बार बार जोर लगाने की वजह से गिर जाती हैं। ठीक है, डिस्टोकिया हो गया, बार बार जोर लगा रही हैं लेकिन भ्रूण तो बाहर नहीं जा रहा है, और एक समय के बाद वो क्या हो जाती हैं, थक जाती हैं। ठीक है, तो वो भी किसका कारण बनता है, यूटेराइन इनर्शिया का कारण बनता है। ठीक है, और ज्यादातर जो यूटेराइन इनर्शिया है, जो एक से अधिक बच्चे देते हैं, ठीक है, वे जानवर जो एक से अधिक बच्चे देते हैं उनमें ज्यादा देखने को मिलता है। जैसे बात करें हम सुअरी और कुतिया के अंदर, ठीक है, क्योंकि बार बार हर बच्चे के लिए अलग से दर्द चलते हैं, तो बार बार कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से जो गर्भाशयी पेशियां वो क्या हो जाती हैं, रुक जाती हैं। ठीक है, तो उनमें ये यूटेराइन इनर्शिया की जो कंडीशन है, ठीक है, जो अवस्था है वो देखने को मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम कारण के बाद, तो भाई हम कैसे पता लगाएंगे कि भाई यूटेराइन इनर्शिया हो गया है? तो इसमें क्या है कि जो फीटस है वो बाहर नहीं आ पा रहा है। ठीक है, यानी फीटस कौन सी अवस्था में बाहर आता है, हमने बात की थी कि जो प्रसव है उसकी 3 अवस्थाएं होती। ठीक है, तो प्रसव की कितनी अवस्थाएं थी, प्रसव की 3 अवस्थाएं थी। पहली में तो क्या आ रहा था कि जो फर्स्ट वाटर बैग बाहर आता है। ठीक है, फर्स्ट वाटर बैग बाहर आ रहा था अपना, जिसको किसका बना हुआ है वो, एलेंटोस, एलेंटोस झिल्ली का बना हुआ है, तो वो तो आसानी से बाहर आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दूसरी अवस्था, ठीक है, दूसरी अवस्था को किस नाम से जानते हैं हम, फीटस का बाहर आना, फीटस का बाहर आना। तो यह अवस्था रुक जाती है या संपन्न नहीं होती है। ठीक है, या ये कहें कि सेकंड वाटर बैग बाहर नहीं आता है, या द्वितीय अवस्था के जो लक्षण हैं वो प्रकट नहीं होते हैं, फीटस बाहर नहीं आता है। तो इससे हमें पता चलता है कि भाई रास्ता वगैरह सब कुछ साफ है, किसी प्रकार के मतलब टॉर्जन वगैरह कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी फीटस नहीं आ रहा है। तो ये इसका कारण क्या हो सकता है, यूटेराइन इनर्शिया हो सकता है। ठीक है, जो माँ है वो लगातार बार बार जोर लगा करके चुकी होती है। ठीक, तो ये हो गया इसके यूटेराइन इनर्शिया के लक्षण। अब उपचार की बात करें, इसकी उपचार क्या हो सकता है, सामान्यतः शुरू में ही, यानी प्रिवेंशन ही इसका उपचार है, शुरुआत में जो इसकी खुराक है उसी में ही हमें ध्यान रखना चाहिए। लेकिन फिर भी कि जो मांसपेशी है, हमें पता है कि मांसपेशियों की थकावट के लिए कैल्शियम और फास्फोरस, ठीक है, ज्यादा उपयोगी रहते हैं। तो हम यहाँ पर सीबीजी, कैल्शियम बोरो ग्लूकोनेट देते हैं। ठीक है, तो सीबीजी यानी कैल्शियम बोरो ग्लूकोनेट, कैल्शियम बोरो ग्लूकोनेट। यदि ये बड़ा जानवर है, गाय भैंस है, तो 450 ml की ये आती है, तो 450 ml उसको दे सकते हैं। तो इसको लगभग 300 ml तो हम देते हैं आईवी रूट से, और लगभग 150 ml हम इसे किस रूट से दे देते हैं,
सबकट रूट से इसको दिया जाता है। ठीक है, और कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए साथ में दे दिया जाता है टोनोफॉस्फोन यानी फॉस्फोरस, जिससे कि कैल्शियम का अवशोषण हो सके। ठीक है, तो 15 से 20 ml ये क्या दे दिया जाता है, आईएन टोनोफॉस्फोन दे दिया जाता है। ठीक है, तो ये इसका उपचार है, जिससे कि जो मांसपेशियां हैं वो रिलैक्स हो सकें और उनमें टोनोसिटी आ सके। ठीक है, कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट की वजह से, और साथ में कैल्शियम का अवशोषण हो सके, उसके लिए हम इसमें क्या दे देते हैं, टोनोफॉस्फोन दे दिया जाता है। तो ये होता है यूटेराइन जो इनर्शिया का इलाज। नेक्स्ट, अगला टॉपिक ममीफिकेशन। ठीक है, तो ममीफिकेशन किसे कहते हैं, यहां पर इसको समझने से पहले हम बात करते हैं ममी। आपने सुना होगा कि भाई ममी जो है कि वहां पर मिस्र वगैरह के जो पिरामिड थे, उनमें पहले क्या करते थे कि जो पुराने राजा महाराजा थे, वो अपने मरने के बाद अपने शरीर के ऊपर कुछ इस तरह का लेप करवाते थे कि उनकी बॉडी सड़े नहीं और लंबे समय तक सुरक्षित रह सके, क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि भाई एक समय आएगा जब ईश्वर सभी लोगों को जिंदा करेगा, या फिर जो अच्छे लोग हैं उनको जिंदा करेगा। तो इस तरह की उनकी मान्यताएं थी। तो वो क्या करते थे कि शरीर के ऊपर कुछ इस तरह के लेप करवाते थे, जिससे कि जो शरीर है वो उनका सड़ता नहीं था। ठीक है, और एक सूखे कंकाल के रूप में बिल्कुल सुरक्षित रहता था। तो वहीं से आया है मम्मी शब्द, उनको हम क्या कहते थे, मम्मी। ठीक है, तो ममीफिकेशन शब्द यहाँ पर आया है, यानी यहाँ पर क्या बन रहा है, एक तरह से मम्मी ही बन रही है, इसके अंदर, शरीर के अंदर, वहां पर जो गर्भाशय के अंदर। देखो, गर्भाशय में जो भ्रूण है जो पल रहा है, वो क्या हो गया, मर गया, और मर करके क्या हो गया, सूख गया, और सूख करके भी क्या हो गया, सूखने के बाद वो कठोर हो जाता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, ममीफिकेशन। ये जो पूरी प्रोसेस हो रही है कि माँ के गर्भाशय के अंदर जो भ्रूण है वो मर गया किसी कारण से। ठीक है, और मरने के बाद वह भ्रूण क्या हो गया, सूख गया, और सूख करके कैसा हो गया, कठोर हो गया। तो हम उस भ्रूण को हम क्या बोलते हैं, उसकी जो प्रोसेस है, मर करके सूख जाना और उसका कठोर हो जाना, ये जो पूरी प्रोसेस है, इसको हम क्या बोलते हैं, ममीफिकेशन कहते हैं। क्योंकि वहां भी क्या कर रहे थे, जो इसके ऊपर इस तरह के लेप किए जाते थे कि जो उसका शरीर है वो सुरक्षित रहता था और कठोर हो जाता था। यानी मम्मी जो मिलती हैं, कैसे मिलती हैं कि भाई उनका जो शरीर है वैसे तो सुरक्षित है सब कुछ, लेकिन कठोर है, सूख जाता है पूरे, उनमें से जो ब्लड वगैरह उसको भी निकाला जाता था। तो यही चीज यहाँ पर हो रही है कि जो भ्रूण है उससे तुलना की गई है कि जो भ्रूण है मर गया है, सूख गया है, और कैसा हो गया है, कठोर हो गया है। इसका कारण क्या है कि जो भ्रूण के मरने का कारण क्या है, भ्रूण के मरने का मुख्य कारण होता है यहाँ पर एक तरह से प्लेसेंटा के द्वारा जो ब्लड सप्लाई है उसका बाधित हो जाना। ठीक है, कि जो प्लेसेंटा है, ठीक है, उसके द्वारा जो भ्रूण को ब्लड सप्लाई हो रही है वो बाधित हो जाती है, और ये जो होती है, ठीक है, उसका भी क्या है, ये एक प्रकार का आनुवंशिक रोग है। यानी ऐसा कोई कारण नहीं है कि भाई क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, और एक डबल रिसेसिव जीन होती है, तो उसकी वजह से ये ममीफिकेशन होता है। ठीक है, आनुवंशिक रोग है और डबल रिसेसिव जीन की वजह से होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, प्लेसेंटा के द्वारा ब्लड सप्लाई रुक जाती है, और जो भ्रूण है, जब ब्लड सप्लाई रुक जाएगी तो भ्रूण को पोषण नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, और भ्रूण क्या होगा, मर जाएगा, गर्भाशय के अंदर क्या होगा, मर जाएगा। और मरने के बाद सामान्यतः तो क्या होता है कि मरने के बाद जो भ्रूण है उसका अबॉर्शन हो जाता है, बाहर आ जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि भ्रूण गर्भाशय के अंदर ही है, और अंदर मर करके क्या हो गया है, सूख गया है और कठोर हो गया है। अब भ्रूण अंदर क्यों रहता है, क्योंकि कार्पस लूटियम उपस्थित रहती है। तो जब तक कार्पस लूटियम उपस्थित रहेगी तब तक जो गर्भाशय के अंदर भ्रूण है वो बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, तो जब कार्पस लूटियम नष्ट हो जाती है तो ही भ्रूण बाहर निकलता है। तो यहाँ पर हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि भाई हम ये कह रहे हैं ना, समझने वाली बात है यहाँ पर कि गर्भाशय में भ्रूण का मरकर सूख जाना, तो पहली चीज आई यहाँ पर मरकर। तो जैसे ही भ्रूण मरा तो इसका अबॉर्शन, गर्भपात भी तो हो सकता था, तो गर्भपात क्यों नहीं हुआ,
भाई गर्भपात क्यों नहीं हुआ यहाँ पर? गर्भपात इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर जो कार्पस लूटियम है वो उपस्थित है। कैसी है? उपस्थित है। और जब तक कार्पस लूटियम उपस्थित है वो क्या सीक्रेट करेगी? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन करेगी। और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है वो गर्भपात होने को रोकता है। ठीक है, तो इसलिए गर्भाशय से भ्रूण है वो बाहर उसका अबोर्शन नहीं होता है। और जब अबोर्शन नहीं हो रहा तो क्या होगा? वह सूख जाएगा, उसका जो फ्लूइड है वो अवशोषित कर लिया जाएगा और उसके बाद क्या हो जाता है? वो कठोर हो जाता है। तो आगे हम पढ़ेंगे कि इसमें क्या रहता है, कार्पस लूटियम उपस्थित रहती है। ठीक है, जिसकी वजह से भ्रूण अंदर ही अंदर सूख जाता है और कठोर हो जाता है। अब जो ममीफिकेशन है यह दो प्रकार का होता है। एक है हेमेटेनिक। हेमेटेनिक। अब जो हेमेटेनिक प्रकार का मॉमिफिकेशन है वो किसमें मिलता है? मुख्य रूप से गायों के अंदर देखने को मिलता है। और इसको किस नाम से जाना जाता है? प्लेसेंटल हिमरेज के नाम से जाना जाता है। प्लेसेंटल हिमोरेज। और हिमोरेज किसे कहते हैं? हिमोरेज, हिमोरेज कहते हैं आरबीसी का फटना। किसे कहते हैं? आरबीसी का फटने को हम क्या बोलते हैं? हिमोरेज कहते हैं। ममीफिकेशन के प्रकार। तो पहला कौन सा है इसमें? हेमेटेनिक। हेमेटेनिक को किस में पाया जाता है? ये गायों में देखने को मिलता है। इसमें होता क्या है? प्लेसेंटल हेमरेज होता है, यानी प्लेसेंटा के अंदर क्या हो जाता है? हिमरेज हो जाता है, प्लेसेंटल हिमोरेज। और हिमरेज का अर्थ क्या है? आरबीसी का टूटना। आरबीसी का मतलब हिमोलाइसिस हो गया और उनका टूट करके जमना। तो जो प्लेसेंटा है यहाँ पर क्या होता है कि गर्भाशय की जो एंडोमेट्रियम है, एंडोमेट्रियम व प्लेसेंटा के बीच आरबीसी का टूट कर लाइसिस होकर के जमना यहाँ पर उपस्थित रहता है। और इसी को क्या बोल देते हैं हम? प्लेसेंटल हिमरेज बोल देते हैं। ठीक है, और इससे जो ये दिखाई देता है, प्लेसेंटा जो दिखाई देता है, भ्रूण दिखाई देता है, ठीक है, वो चॉकलेटी, लाल भूरे व चॉकलेटी रंग का होता है। तो मेन चीज तो इसमें यह है कि जो प्लेसेंटा और एंडोमेट्रियम के बीच में आरबीसी टूट करके जम जाती हैं। ठीक है, जो भ्रूण की आरबीसी हैं वो कहाँ पर जम जाती हैं? प्लेसेंटा के बीच में और जो एंडोमेट्रियम है उसके बीच में। और किस प्रकार के पदार्थ के रूप में जमी होती हैं? लाल भूरे और चॉकलेटी रंग के पदार्थ के रूप में जमती हैं। ठीक है, इसीलिए इस प्रकार के ममीफिकेशन को हम क्या बोल देते हैं? हिमेटेनिक प्रकार का ममीफिकेशन कहते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है? हीमोग्लोबिन आरबीसी फट करके वहां पर जम रही है, तो वहीं से शब्द क्या बना है? हिमेटेनिक वाला। और दूसरा कौन सा है अपना? पेपीरेसियस। दूसरा प्रकार कौन सा है ममीफिकेशन का? पेपीरेसियस। यह मुख्यतः किसमें देखने को मिलता है हमें? बॉडी में।
सुअरी में और कुतिया के अंदर, बिच के अंदर ये देखने को मिलता है। ठीक है, और इसमें जो प्लेसेंटा है, सॉरी जो फीटस है, इसका इंपॉर्टेंट है, इसमें फीटस सूख कर कठोर चमड़े जैसा, चमड़े जैसा, ठीक है, हो जाता है। तो इसमें ये वाला इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो फीटस है सूख करके कैसा हो जाता है, चमड़े के समान हो जाता है। कौन से प्रकार में, पेपिरियसस प्रकार में। ठीक है, और यह किसके अंदर होता है, घोड़ी, कुतिया, बिल्ली और सुअरी के अंदर ये पेपिरियसस प्रकार का ममिफिकेशन पाया जाता। ठीक है, तो हिमिटेनिक गाय में पाया जाता है, पेपिरियस घोड़ी, कुतिया, बिल्ली और सुअरी के अंदर पाया जाता है। हेमिटेनिक में जो एंडोमेट्रियम है गर्भाशय की और प्लेसेंटा के बीच में जो आरबीसी हैं टूट करके, वो वहां पर उनका जमाव पाया जाता है, और वह जमाव कैसा होता है, लाल भूरे रंग का या चॉकलेटी रंग का होता है। और पेपिरियसिस में जो जमाव होता है, जो भ्रूण होता है, वो किस रूप में पाया जाता है, यहाँ पर जो भ्रूण है, भ्रूण चमड़े जैसा सूख करके, भ्रूण सूख कर चमड़े जैसा हो जाता है, चमड़े जैसा हो जाता है। ठीक है, ये चीज हो गई। और दूसरा क्या होता है इसमें, कभी कभी, कभी कभी गर्भाशय में भ्रूण की हड्डियां भी जम जाती हैं, यानी वहां पर मिलती हैं, जो भ्रूण की हड्डियां हैं वो भी वहां पर मिलती हैं या पाई जाती हैं। ठीक है, तो भ्रूण की हड्डियां, या फिर ये कहें कि जो भ्रूण है वो चमड़े जैसा किस प्रकार के ममिफिकेशन में पाया जाता है, तो वो पाया जाता है पेपिरियसिस प्रकार में। या ये कहें, आपसे पूछे कि निम्न में से किस प्रजाति में चमड़े जैसा ममिफिकेशन पाया जाता है, या पेपिरियसिस प्रकार का ममिफिकेशन पाया जाता है। ठीक है, तो घोड़ी, कुतिया, बिल्ली और सुअरी में पेपिरियसिस प्रकार का ममिफिकेशन पाया जाता है। और हेमेटेनिक किस में पाया जाता है, गाय भैंस के अंदर ये पाया जाता है, मुख्यतः किसमें, गाय के अंदर ही पाया जाता है। ठीक है, तो ये बात हो गई ममिफिकेशन की। अब इसके बाद ममिफिकेशन में देखिए, ये आनुवांशिक रोग है, डबल रिसेसिव जीन के कारण होता है। हमने बात की थी कि यदि जो भ्रूण है मर करके सूख रहा है, मोइफिकेशन में क्या हो रहा है कि जो भ्रूण है वो मरने के बाद सूख रहा है और उसके बाद कठोर हो रहा है। तो जैसे ही भ्रूण मरा, तो सामान्यतः जो फीमेल है उसके अंदर क्या हो जाता है, गर्भपात हो जाता है। लेकिन यहाँ पर गर्भपात क्यों नहीं हुआ, क्योंकि कार्पस लुटियम उपस्थित होती है। ये लक्षणों में आ गया पहला। ठीक है, तो इसमें पूछे कि भाई मोमिफिकेशन में कार्पस लुटियम होती है नहीं होती, या फिर आपके लिए जो कुछ देगा कि भाई किस प्रकार की कंडीशन में कार्पस लुटियम उपस्थित होती है, तो हमें ये याद रखना है कि मम्मीफिकेशन में कार्पस लुटियम उपस्थित होती है। और दूसरा है, लक्षण क्या है, गर्भकाल पूरा होने के बाद भी प्रसव ना होना, यानी गर्भकाल पूरा हो गया तो प्रसव नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि जो फीटस है भाई वो तो अंदर है ही नहीं। ठीक है, तो निकलेगा कहां से, क्योंकि वो तो मर चुका है, फीटस बाहर निकलेगा ही नहीं। तो इसलिए जो भ्रूण है गर्भकाल पूरा होने के बाद बाहर नहीं आता है। और देखें अगला, कि यूटेराइन आर्टरी में पल्स का अनुपस्थित होना। तो यूटेराइन आर्टरी में हम पल्स को क्या कहते हैं, रिमीटस कहते हैं। क्या कहते हैं यूटेराइन आर्टरी में, रिमीटस।
तो यहाँ पर प्रीमिटस क्या रहेगी, अनुपस्थित रहती है। कि प्रीमिटस जो स्पंदन है हमें कम महसूस होता है तो जब भ्रूण के लिए, ठीक है, 4 से 5 माह की प्रेगनेंसी के दौरान जब भ्रूण को ब्लड सप्लाई बढ़ती है तब यह स्पंदन हमें मिडिल यूटेराइन आर्टरी में महसूस होता है। जो रक्त का बहाव है वो हमें आसानी से महसूस होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रीमिटस। तो यहाँ पर यूटेराइन आर्टरी में पल्स है वो क्या रहेगी, अनुपस्थित, क्योंकि भ्रूण तो है ही नहीं तो ब्लड सप्लाई किसके लिए होगी, ठीक है। तो इसलिए कार्पस लुटियम उपस्थित होती है। गर्भकाल पूरा होने के बाद भी प्रसव नहीं होता है क्योंकि भ्रूण आएगा ही नहीं, भ्रूण है ही नहीं तो निकलेगा कहाँ से, इसलिए प्रसव होगा ही नहीं। यूट्राइन आर्टरी में प्रीमिटस नहीं होगी क्योंकि अंदर भ्रूण ही नहीं है तो ब्लड सप्लाई किसके लिए होगी, ठीक है। अब उपचार की बात करें तो उपचार के लिए क्या करते हैं यहाँ पर, PGF2 अल्फा, ठीक है, क्या देते हैं, PGF2 अल्फा का इंजेक्शन इसको दिया जाता है। उससे क्या होगा, PGF2 अल्फा का काम क्या है, तो PGF2 अल्फा क्या काम करेगा, गर्भाशयी पेशियों में संकुचन कराएगा। क्या कराएगा, गर्भाशयी पेशियों में संकुचन करवाएगा और साथ ही साथ क्या करेगा, जो कार्पस लूटियम है उसको नष्ट करवाएगा। और जैसे ही कार्पस लूटियम नष्ट होगी तो जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है उसका लेवल कम हो जाएगा और एक तरह से जो जानवर है उसको क्या महसूस होगा कि भाई प्रसव प्रक्रिया हो गई, ठीक है, बच्चा बाहर निकल गया और अगली साइकिल शुरू हो जाएगी, ईस्टर साइकिल शुरू हो जाती है, ठीक है। तो इसमें हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है, कार्पस लूटियम को नष्ट करना और उसके बाद जानवर को नॉर्मल अवस्था में लेकर के आना। तो इसलिए यहाँ पर हम जो उपचार में देते हैं जानवर के लिए क्या देते हैं, PGF2 अल्फा का, प्रोस्टाग्लैंडिन का हम इंजेक्शन देते हैं। गर्भाशयी पेशियों में संकुचन हो और कार्पस लूटियम को नष्ट करवाए, ठीक है। तो ये होता है इसका उपचार, इसका जो ममीफिकेशन है। अब अगला है, अगली अवस्था होती है मैसीरेशन। मैसीरेशन इसे कहते हैं, मैसीरेशन कहते हैं कि जो गर्भाशय के अंदर बच्चा है, ठीक है, गर्भाशय के अंदर जो बच्चा है वो किसी कारण से मर गया, ठीक है, और उसका जो गर्भपात है वो नहीं हुआ, ठीक। अब उसी के अंदर सूक्ष्म जीव हैं, ठीक है, सर्विक्स खुली लेकिन कम खुली और सर्विक्स से होकर के कौन पहुंच गए अंदर, गर्भाशय के अंदर जो सूक्ष्म जीव हैं, पायोजेनिक बैक्टीरिया है, ठीक है, बैक्टीरिया है, वायरस है, वो अंदर पहुंच गए और उन्होंने भ्रूण में क्या कर दिया, सड़ाव पैदा कर दिया, सड़ा दिया या गला दिया और गला करके भ्रूण को क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। यानी एक तरह से जो भ्रूण है उसका माइक्रोबियल डाइजेशन हुआ, जो सूक्ष्म जीव हैं उनके द्वारा उसका क्या कर दिया गया, पाचन कर दिया गया। तो यह अवस्था क्या कहलाती है, मैसीरेशन कहलाती है, ठीक है। देखो, प्रेगनेंसी के दौरान भ्रूण का मर जाना, किसी भी कारण से उसकी बात करेंगे तो उसका मर जाना, ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, जो भ्रूण है उसका माइक्रोबियल डाइजेशन द्वारा भ्रूण को नष्ट कर देना। माइक्रोबियल डाइजेशन का मतलब हो गया कि जितने भी सूक्ष्म जीव हैं, इसी प्रकार सूक्ष्म जीव कोई भी हो जो अंदर गर्भाशय में पहुंच गए और उन्होंने भ्रूण को नष्ट कर दिया, खा लिया, या उसको ये कहें कि सड़ा दिया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उस अवस्था को मैसीरेशन कहते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान भ्रूण का मर जाना और माइक्रोबियल डाइजेशन द्वारा नष्ट हो जाना ही क्या कहलाता है, मैसीरेशन कहलाता है। अब बात करें कारण क्या है, कि भ्रूण की मृत्यु हुई लेकिन उसका गर्भपात नहीं हुआ, ठीक है, और गर्भपात क्यों नहीं हुआ, सर्विक्स का मुंह उसका पूरा नहीं खुला, ठीक है, ये कारण हो सकता है। और दूसरा, सर्विक्स का मुंह जब पूरी तरह से नहीं खुला लेकिन फिर भी कुछ तो खुला रहता है उसका, तो उसकी वजह से जब सर्विक्स कुछ मात्रा में खुल गई तो वहां से क्या आ गए, सूक्ष्म जीव आ गए जो गर्भाशय में प्रवेश कर गए और गर्भाशय में क्या है, भ्रूण मरा हुआ है, तो वो उसको क्या करेंगे, उसके अंदर डाइजेशन कर देते हैं या उसको पचा देते हैं या उसको सड़ा देते हैं। उसके सड़ाने को हम क्या बोल रहे हैं, माइक्रोबियल डाइजेशन कह रहे हैं। तो और इसी को हम क्या बोल रहे हैं, मैसीरेशन कह रहे हैं। अब इसके लक्षण की बात करें, लक्षण क्या होगा, तो भाई गर्भाशय के अंदर भ्रूण मर गया, ठीक है, वो मर गया, उसका क्या हो गया, माइक्रोबियल डाइजेशन हो गया। माइक्रोबियल डाइजेशन क्यों हुआ,
क्योंकि उसके अंदर जो सर्विक्स है वो खुली हुई थी। नहीं तो सामान्यतः सर्विक्स क्या करती है, प्रोटेक्शन का काम करती है, किसी भी प्रकार के सूक्ष्म जीव को गर्भाशय के अंदर जाने से रोकती है, किसी भी प्रकार के संक्रमण को गर्भाशय में अंदर प्रवेश करने से रोकती है। लेकिन यहाँ पर क्यों गया संक्रमण अंदर, सूक्ष्म जीव अंदर क्यों गए? क्योंकि जो सर्विक्स है वो कुछ मात्रा में खुली हुई थी। और दूसरा, पहली चीज की जो भ्रूण मरा प्रेगनेंसी के दौरान, वो क्यों मरा? क्योंकि उसका कोई ना कोई कारण रहा होगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी आई होगी, कार्पस लुटियम इसका मतलब नष्ट हो गई है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर लक्षणों में आएगी। तो अंदर क्या है, कार्पस लुटियम अनुपस्थित है, जिसकी वजह से भ्रूण मर गया, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कमी आ गई। और भ्रूण मर गया तो फ्रीमिटस क्या रहेगी, अनुपस्थित रहेगी। ठीक है, और अंदर किसका इन्फेक्शन पाया जा रहा है, सूक्ष्म जीवों का। तो अंदर सूक्ष्म जीवों का संक्रमण पाया जा रहा है या माइक्रोबियल डाइजेशन हो रहा है। ठीक है, और इसमें इस अवस्था में कौन सी में, मैसीरेशन वाली में, जो प्रसव की तरह जो जानवर है बार बार जोर लगाता है, जिस तरह से प्रसव के लिए बाहर निकालने के लिए बच्चे के लिए जोर लगाता है, इसीलिए इसमें भी क्या करता है जानवर, बार बार दर्द से लेता है या बाहर जोर लगाता है। और जब जानवर उठता और बैठता है, ठीक है, क्योंकि अंदर क्या है, भ्रूण का पाचन हो गया है, माइक्रोबियल डाइजेशन हो गया है, और अंदर पस भी पड़ गया है। ठीक है, तो सड़ने की वजह से, भ्रूण के सड़ने की वजह से या उसके माइक्रोबियल डाइजेशन होने की वजह से जब जानवर बैठता है, उस समय बदबूदार लाल भूरा डिस्चार्ज बाहर आता है। कैसा है, बदबूदार लाल भूरा डिस्चार्ज बाहर आता है। बदबूदार क्यों है, क्योंकि माइक्रोबियल डाइजेशन हुआ है, भ्रूण सड़ चुका है। ठीक है, इसलिए बदबूदार होता है। और उठते बैठते समय चरचराहट की आवाज आती है। ठीक है, तो यहां पर जो लक्षण है वो क्या प्रकट होंगे, कि जानवर बार बार जोर लगाता है प्रसव की तरह, कार्पस लुटियम नष्ट हो चुकी है और फ्रीमिटस अनुपस्थित होती है। उठते बैठते समय जो, सॉरी, मतलब क्या है कि जब जानवर बैठता है, बैठते समय क्या है कि गर्भाशय पर जोर पड़ता है, तो गर्भाशय के अंदर क्या है, सड़ा हुआ भ्रूण है जिसका माइक्रोबियल डाइजेशन हो चुका है। तो बैठते समय गर्भाशय पर जैसे ही जोर लगता है तो उससे बदबूदार लाल भूरा डिस्चार्ज बाहर आता है, और उसी समय ये चरचराहट की आवाज भी आती है। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब इसमें हमें करना क्या है, कि जो अंदर भ्रूण है उसके लिए हम करेंगे क्या, यहाँ पर उपचार के लिए। तो यहाँ भी मुख्य रूप से हम क्या करते हैं, कि जो PGF2 है, उसका इंजेक्शन, PGF2 अल्फा का यहाँ पर क्या करते हैं, इंजेक्शन दिया जाता है, जिससे गर्भाशय संकुचन हो। और इसके अलावा एक चीज और दी जाती है, क्योंकि जो सर्विक्स है यहाँ पर पूरी तरह से खुली नहीं है, तो सर्विक्स को खोलने के लिए एक इंजेक्शन दिया जाता है, जिसे हम बोलते हैं एपिडोसिन। एपिडोसिन, और एपिडोसिन में क्या होता है, वेल्थामेट ब्रोमाइड साल्ट होता है ये। और इसका काम क्या है, सर्विक्स को चौड़ा करना या खोलना। ठीक है, तो पहले हम क्या देंगे, इसमें एपिडोसिन देंगे या वेल्थामेट ब्रोमाइड देंगे, जो क्या करेगी, सर्विक्स को ओपन करेगी। और उसके बाद क्या देंगे हम, PGF2 अल्फा देंगे, जो गर्भाशय पेशियों में संकुचन करवाएगा, और जो मैसिरेटेड फीटस है, जो सड़ा हुआ फीटस है, उसको बाहर निकालने का काम देगा। ठीक है, तो इस तरह से हम मैसिरेशन का उपचार करते हैं। ठीक, अब देखिए, तो यहाँ पर हमने किस किस के बारे में बात की, सबसे पहले गर्भाशय के घुमाव के बारे में, यानी यूटेराइन टॉर्जन के बारे में। गर्भित हॉर्न का, जो जिस हॉर्न में क्या है, बच्चा है, प्रेगनेंसी के समय पर जो गर्भित हॉर्न है वो अपनी अक्ष पर घूम जाता है, चाहे वो लेफ्ट साइड में घूमे चाहे राइट साइड में घूमे, तो उसका जो घुमाव है वही क्या कहलाता है, टॉर्जन कहलाता है। उसके जो मुख्य रूप से कारण है, पहाड़ी क्षेत्रों की वजह से, पोषण की कमी से, अचानक गिरने की वजह से, और ब्रॉड लिगामेंट के कमजोर होने की वजह से ये होता है। या जानवर है तालाब में, पोखर में, ठीक है, या जमीन पर ही लोट पोट कर रहा है, या किसी ने चोट दे दी एक साथ झटके के साथ ज्यादा, तो उसके कारण भी ये यूट्राइन टॉर्जन हो सकता है। लक्षण क्या है, कि लगातार दर्द हो रहे हैं और फीटस बाहर नहीं आ रहा है।
इसका मतलब कहीं ना कहीं बीच में रुकावट है। ये डिक्टोकिया का भी एक कारण होता है। टॉर्जन के प्रकार की बात करें तो टॉर्जन के प्रकारों को 3 आधार पर डिवाइड किया गया है। पहला है घुमाव की दिशा के आधार पर, कि टॉर्जन जो है यानी क्लॉकवाइज दिशा में है या एंटी क्लॉकवाइज दिशा में है। ठीक है, तो यदि क्लॉकवाइज दिशा में है, राइट साइड में घूम रहा है फीटस, जो गर्भाशय में जो घुमाव है वो राइट साइड में, तो उसे क्लॉकवाइज टॉर्जन बोल देंगे। और यदि घड़ी के घूमने की विपरीत दिशा में है तो उसे एंटी क्लॉकवाइज टॉर्जन कह देते हैं। स्थान के आधार पर कि जो बच्चादानी है या जो गर्भाशय है वो कहाँ से घूम रहा है। ठीक है, हमने बात की थी कि यदि सर्विक्स से पहले घूम रहा है तो इस सर्विक्स से पहले वाला टॉर्जन हो गया, सर्विक्स के बाद घूम रहा है, ठीक है, तो ये सर्विक्स से बाद वाला टॉर्जन हो गया। ठीक है, उसके बाद था डिग्री के आधार पर कि वो कितना घूम रहा है, 90 डिग्री पे घूम रहा है, 180 पे घूम रहा है या 270 डिग्री पर घूम रहा है, तो उसके आधार पर होते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री। ठीक है, तो ये टॉर्जन के प्रकार होते हैं डिग्री के आधार पर। नेक्स्ट था अपना उपचार। टॉर्जन को ठीक करने का उपचार क्या है, या तो हम माँ को पलटा दें, ठीक है, या फिर हम जो फीटस है फीटस को घुमाएं और फीटस के साथ साथ गर्भाशय भी अंदर से घूम जाए। ठीक है, फिर था सीजेरियन द्वारा या लेप्रोटोमी के द्वारा, या फिर सेफर्स मेथड। सेफर्स मेथड और माँ को पलटा दे करके दोनों लगभग एक जैसे होते हैं, लेकिन सेफर्स मेथड में क्या है, एक चीज चेंज की गई है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, यानी दोनों में पहली चीज तो ये है कि जिस तरफ का टॉर्जन होता है उसी दिशा में जानवर को लिटाया जाता है और उसी दिशा में जानवर को पलटा दिया जाता है। ठीक है, और सेफर्स मेथड में एक चीज एक्स्ट्रा की जाती है कि यहाँ पर एक का यूज किया जाता है, लकड़ी का यूज किया जाता है जिसकी लंबाई 11 से 12 फीट होनी चाहिए, चौड़ाई लगभग 9 इंच होनी चाहिए और मोटाई 2 से 3 इंच होनी चाहिए, जिससे कि जब आदमी उसके ऊपर खड़े हों तो वो टूटे नहीं। तो इसके लिए क्या करते हैं, देखिए कि जो पट्टा है उसको माँ के फ्लैंक पर, इसको कई बार किस नाम से बोल देते हैं, फ्लैंक ऑन फ्लैंक, किस नाम से जाना जाता है, फ्लैंक यानी लकड़ी का पट्टा, फ्लैंक ऑन फ्लैंक के नाम से भी जाना जाता है। फ्लैंक रीजन होता है, ठीक है, तो इसको जहां पसलियां खत्म होती है, अंतिम पसली होती है, उसके बाद का जो रिक्त स्थान है ना, वहां पर पट्टे को लगाया जाता है। ठीक है, और एक दो आदमी यहाँ पर खड़े कर देते हैं और एक आदमी इधर से इस पट्टे को जोर दबा करके रखता है जिससे कि इस पर थोड़ा सा प्रेशर बन जाए, और जब हम जानवर को घुमाएं तो गर्भाशय ना घूमे, इसका उद्देश्य ये है इस पट्टे को लगाने का। तो जिधर की दिशा में टॉर्जन है उस दिशा में जानवर को लेटाया और उसी दिशा में जानवर को पलटा दे दिया। उसके बाद क्या होगा कि ये जो यूट्रस है, इसके जो लिगामेंट है ये नॉर्मल दिशा में आ जाता है। ठीक है, नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है और फीटस को हम आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। इसके बाद दूसरा टॉपिक था अपना टॉर्जन के बाद यूटेराइन इनर्शिया। यूटेराइन इनर्शिया किसे बोल रहे थे, जो प्रसव के समय जो गर्भाशयी संकुचन होते हैं, ठीक है, वो नहीं हो रहे, या वो कैसे हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, तो उन गर्भाशयी संकुचनों का कम होना या बिल्कुल ना होना ही क्या कहलाता है, यूटेराइन इनर्शिया कहलाता है। और इसी को हम क्या बोल देते हैं, यूटेराइन एटोनी कह देते हैं। ठीक है, इसके कारण की बात करें तो इसके कारण क्या होते हैं, एक तो पोषण में कमी है, गर्भाशयी पेशियों में खिंचाव है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का असंतुलित होना। ठीक है, और पोषण में मुख्य रूप से आ जाते हैं अपने कैल्शियम और फॉस्फोरस। ठीक, लक्षण की बात करें तो लक्षण में जो फीटस है वो बाहर नहीं आ पा रहा है। ठीक है, पहली अवस्था तो आ गई, जो मुथलेडी वगैरह है या हमारी जो एलेंटॉइस जो फर्स्ट वाटर बैग है वो तो आ जाता है, फूट करके भी आ जाता है, फ्लूइड भी आ जाता है, लेकिन जो द्वितीय अवस्था है वो संपन्न नहीं होती है। और जो फर्स्ट अवस्था है ना वो भी डिपेंड करती है कि जो टॉर्जन था, सॉरी इसको तो छोड़ो, क्या यूट्राइन इनर्शिया का, यूट्राइन इनर्शिया की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, इसमें फर्स्ट वाटर बैग तो आ जाता है लेकिन सेकंड वाटर बैग बाहर नहीं आता है। ठीक है, जो द्वितीय अवस्था है, जो फीटस है उसको बाहर निकालने के लिए प्रॉपर फोर्स जो गर्भाशय की पेशी हैं उनके द्वारा नहीं लग पाता है। तो गर्भाशयी पेशियों को ताकत देने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट का यूज करते हैं और साथ में टोनोफॉस्फोन का यूज करते हैं जिससे कि कैल्शियम का अवशोषण हो सके। नेक्स्ट है ममीफिकेशन। ममीफिकेशन में क्या होता है कि जो भ्रूण है वो मर गया लेकिन उसका अबोर्शन नहीं हुआ। ठीक है, अबोर्शन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वहां पर कार्पस लूटियम उपस्थित है। ठीक है,
जिसकी वजह से अबॉर्शन नहीं हुआ और अंदर ही अंदर जो फीटस है वो मर करके सूख जाता है और कठोर हो जाता है, उसको हम क्या बोल देते हैं, ममीफिकेशन। इस जो पूरी प्रोसेस है उसको क्या बोल दिया हमने, ममीफिकेशन बोल दिया। ये दो प्रकार का है, हेमेटेनिक और एपीरियसियस। ठीक है, हेमेटेनिक में इसको जो प्लेसेंटा और एंडोमेट्रियम है उसके बीच में आरबीसी नष्ट होकर के लाइसिस होकर के जम जाती है। ठीक है, इसमें होता है, गाय में होता है। पेपीरियसिस घोड़ी, कुतिया और बिल्ली और सुअरी में होता है। और इसमें जो भ्रूण है वो कैसा होता है, सूख करके चमड़े जैसा हो जाता है। ये चीज इंपॉर्टेंट है इसमें कि जो भ्रूण है सूख करके कैसा हो जाता है, चमड़े जैसा हो जाता है। आनुवांशिक रोग है, डबल रिसेसिव जीन के कारण होता है। इसमें कार्पस लुटियम उपस्थित होती है, गर्भकाल पूरा होने के बाद ही प्रसव नहीं होता है और यूट्रन आर्टरी में फ्रीमिटस एब्सेंट रहती है। उपचार में हम पीजीएफ2 अल्फा देते हैं। ठीक है, मैसीरेशन में प्रेगनेंसी के दौरान भ्रूण मरा, ठीक है, उसका अबॉर्शन नहीं हुआ, जो सर्विक्स है वो थोड़ी सी खुली रहती है, बाहर से सूक्ष्म जीव आए और जो फीटस अंदर गर्भाशय में मर गया है उसको क्या कर दिया, डाइजेशन कर दिया, पचा दिया, सड़ा दिया। ठीक है, अंदर फीटस सड़ गया। और जब अंदर फीटस सड़ चुका है तो बार बार जब गाय भैंस बैठेगी तो क्या होगा, लाल बदबूदार डिस्चार्ज बाहर आएगा, लाल भूरा बदबूदार लाल भूरा डिस्चार्ज इसमें बाहर आता है और बैठते समय चरचराहट की आवाज आती है। ठीक है, अब इसकी कारण की बात करें तो भ्रूण की मृत्यु के बाद गर्भपात ना होना इसका मुख्य कारण होता है। और सर्विक्स का जो मुंह खुला रह जाता है उसकी वजह से क्या होता है, सूक्ष्म जीव अंदर चले जाते हैं और संक्रमण कर देते हैं। ठीक है, इसमें कार्पस लुटियम अनुपस्थित होती है, प्रीमिटस भी अनुपस्थित होती है। इसके उपचार में हम, क्योंकि जो सर्विक्स पूरी खुली नहीं हुई है, सर्विक्स खुली नहीं होने की वजह से ही फीटस अंदर रह गया और उसका सड़ाव हो गया, माइक्रोबियल डाइजेशन हुआ। तो सबसे पहले हम सर्विक्स को खोलने के लिए क्या करते हैं, एपिडोसिन या बेल्थामेट ब्रोमाइड इंजेक्शन दिया जाता है, जिससे सर्विक्स खुल जाती है, चौड़ी हो जाती है। अब फीटस को बाहर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पीजीएफ2 अल्फा का भी इंजेक्शन यहाँ पर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये होता है अपना कंप्लीट अपने चारों टॉपिक। ठीक है, तो जिसमें हमने इनके बारे में डिटेल से बात। ठीक है, तो यूटेराइन टॉर्जन, यूटेराइन इनर्शिया, मॉमिफिकेशन और मैसीरेशन। ठीक, अब यहाँ पर कई बार क्या है कि जो मॉमिफिकेशन और मैसीरेशन है इसमें कुछ डिफरेंस होते हैं। जैसे हम बात करें तो हमने बात की कि मॉमिफिकेशन में जो भ्रूण है, ठीक है, देखो इसको एक अलग से स्लाइड पे ही ले लेते हैं। देखिए, तो मॉमिफिकेशन और यहाँ हो गया मैसीरेशन। इतना तो आपको पता ही है कि ममीफिकेशन में क्या हो रहा है, कि जो भ्रूण है मरने के बाद क्या हो रहा है, सूख रहा है। ठीक है, भ्रूण मरने के बाद सूखना, ठीक है, वह कठोर होना। और सूख क्यों रहा है यहाँ पर, ठीक है, बाहर अबॉर्शन क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि कार्पस लूटियम यहाँ पर क्या रहती है, उपस्थित होती है। तो कार्पस लूटियम क्या है यहाँ पर, उपस्थित है। ठीक है, तो पहली चीज और दूसरी चीज, दो चीजें ये हो गई कि जो भ्रूण है मरने के बाद क्या हो रहा है, सूख रहा है और कठोर हो रहा है। और दूसरी चीज क्या हो गई यहाँ पर, कि जो कार्पस लूटियम है वो उपस्थित है। अब जब तक कार्पस लूटियम उपस्थित है तब गर्भपात नहीं होगा। और गर्भपात क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि वहां पर कार्पस लूटियम की वजह से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बन रहा है। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन किसकी वजह से बन रहा है, कार्पस लूटियम। तो कार्पस लूटियम उपस्थित हो गई। कार्पस लूटियम जब तक है तब तक जो सर्विक्स है वो नहीं खुलेगी। तो यहाँ पर सर्विक्स क्या रहेगी, सर्विक्स बंद रहती है।
सर्विक्स क्या हो गई, बंद हो गई। ठीक है, अब सर्विक्स बंद है, यहां तक की बात क्लियर। अब यहां पर आते हैं मैसीरेशन। मैसीरेशन में क्या होता है कि मरने के बाद भ्रूण के भ्रूण के मरने के बाद सूक्ष्म जीवीय पाचन, सूक्ष्म जीवीय पाचन होता है। मरा तो यहां पर भी है भ्रूण, ठीक है, लेकिन वो क्या आ रहा है, अंदर ही अंदर सूख रहा है, कठोर हो रहा है, और यहां पर क्या हो रहा है, उसका सूक्ष्म जीवीय पाचन हो रहा है। ठीक है, अब सूक्ष्म जीव पाचन हो रहा है, इसका मतलब यह है कि यहाँ पर जो सूक्ष्म जीव हैं उनका संक्रमण पाया जाता है, और यहाँ पर कार्पस लूटियम क्या रहती है, अनुपस्थित रहती है। कार्पस लूटियम कैसी रहती है, अनुपस्थित रहती है, जिसकी वजह से सर्विक्स तो खुलती है लेकिन पूरी तरह से नहीं खुलती है। सर्विक्स आंशिक खुली हुई, कैसी रहती है, खुली रहती है लेकिन आंशिक रूप से खुली हुई रहती है, और इसी आंशिक खुली होने की वजह से क्या पाए जाते हैं, सूक्ष्म जीवीय संक्रमण। सूक्ष्म जीवीय संक्रमण, सूक्ष्म जीवीय संक्रमण उपस्थित होता है यहां पर। ठीक है, इतना क्लियर। यानी भ्रूण वहां भी मरा है, यहां भी मरा है, यहां पर सूक्ष्म जीवीय पाचन हुआ है और यहां पर भ्रूण सूखा है और उसके बाद कठोर हो गया है। तो यहाँ पर कार्पस लूटियम उपस्थित है, इसलिए अबोर्शन नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर अबोर्शन होना चाहिए था, कार्पस लूटियम एब्सेंट हो गई, लेकिन सर्विक्स पूरी तरह से नहीं खुली। सर्विक्स पूरी तरह से नहीं खुली, आंशिक रूप से खुली हुई है, इसलिए बाहर से क्या आ गए, सूक्ष्म जीव आ गए। और सूक्ष्म जीव आ गए तो वो क्या करेंगे, सूक्ष्म जीव पाचन कर दिया, और यहाँ पर क्या होगा कि अंदर जब पाचन हो जाता है तो लाल बदबूदार, हमने बात की थी कि बदबूदार लाल भूरे पदार्थ का स्राव, पदार्थ का स्राव होता है, यानी बाहर निकलता है वेजाइना के रास्ते। और यहां पर क्या हो रहा है, किसी प्रकार का सूक्ष्म जीव संक्रमण पाया जा रहा है, सूक्ष्म जीव संक्रमण अनुपस्थित होगा, सूक्ष्म जीवीय संक्रमण अनुपस्थित। ठीक है, और जब सूक्ष्म जीव संक्रमण है ही नहीं तो यहाँ पर जो ये लाल भूरा डिस्चार्ज है, किसी भी प्रकार का स्राव यहाँ पर अनुपस्थित होता है। ठीक है, ये चीज है, और बाकी यही चीज इसमें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और किसी प्रकार का स्राव यहाँ पर होता नहीं और यहाँ पर होता है। और मान लो कि हम रेक्टल पल्पेशन करते हैं, ठीक है, यानी जो गोदा मार्ग द्वारा हाथ दे करके यदि ये परीक्षण करते हैं तो यहाँ पर तो हमें भ्रूण महसूस होगा नहीं, ठीक है, लेकिन किसी प्रकार के भ्रूण की अनुभूति तो होगी नहीं, और जब हम उसको दबाएंगे तो किसी प्रकार का स्राव भी नहीं निकलेगा। लेकिन यहाँ पर यदि हम चेक करते हैं रेक्टल पल्पेशन के द्वारा और गर्भाशय को थोड़ा सा दबाया जाता है तो ये लाल बदबूदार भूरा पदार्थ, क्योंकि सर्विक्स खुली हुई है, तो ये बाहर आता है। ठीक है, तो ये कुछ कॉन्ट्राइंडिकेटेड, मतलब कुछ सिम्टम्स हैं, दोनों में अंतर है, ममीफिकेशन और मैसीरेशन। तो आपको जो यहाँ याद रखने वाली बात है वो ये है कि देखो, एक तो कार्पस लूटियम की उपस्थिति, कि ममीफिकेशन में कार्पस लूटियम क्या रहती है, उपस्थित रहती है, और जबकि मैसीरेशन में कार्पस लूटियम क्या रहती है, अनुपस्थित होती है। यहाँ पर सर्विक्स बंद रहती है और यहाँ पर क्या है, सर्विक्स आंशिक रूप से खुली हुई रहती है। तो ये दो पॉइंट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से आगे की चीज ये है कि जो आंशिक रूप से खुली हुई है तो सूक्ष्म जीव संक्रमण होगा, और संक्रमण होगा तो अंदर जो भ्रूण का डाइजेशन हो रहा है उससे पस का फॉर्मेशन हो रहा है, लाल बदबूदार पदार्थ ये वहां पर बन रहा है भ्रूण के सड़ने की वजह से या माइक्रोबियल डाइजेशन होने की वजह से। ठीक है, तो इस तरह से अपना जो ये चारों टॉपिक हैं ये यहाँ पर अपने कवर होते हैं। ठीक है, तो यूटेराइन टॉर्जन, यूटेराइन इनर्शिया, ममीफिकेशन और मैसीरेशन। तो अब यहाँ पर आपकी कोई समस्या है तो आप बोल सकते हैं। ठीक है, बाकी ग्रुप में मैं एक बार आपके ये नोट्स वगैरह हैं वो शेयर कर दूंगा, तो आप एक बार लिख लें उनको।